दोस्तों नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि दीपावली के दिन कम से कम आज की तारीख में जो परिस्थितियां देश में बनी हुई है उन परिस्थितियों पर नए साल में चाहे सत्ता हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे उद्योगपति हो, ये सभी इस देश को कम से कम अगले एक साल में एक ऐसी परिस्थिति में लाने का संकल्प जरूर लेंगे जिसमें आम आदमी का दिवाला निकलता हुआ दिखाई न दे। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा दरअसल यह है कि इस देश में 4 ऐसे राज्य हैं। जी हां, 4 राज्य। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अभी इतनी ताकतवर है और वहां से उसके फिसलने की गुंजाइश भी दिख रही है। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि क्या इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को उसकी जगह से हटा पाएगी, खासकर लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इन 4 राज्यों में कुल जमा 145 सीटें हैं और 145 लोकसभा सीटों वाले इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 123 सीटें जीती और 3 सीटें उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। यानी 145 में 126 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों के पास गई थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं महाराष्ट्र का जिक्र कर रहा हूँगा, आप सोच रहे होंगे कि जिक्र बिहार का होगा, लेकिन न महाराष्ट्र की बात है, न बिहार की बात है और न ही गुजरात की बात है। लेकिन इंडिया गठबंधन के 2 सबसे बड़े कर्णधार, चाहे नीतीश कुमार हो या राहुल गांधी हो, उन सबको 3 दिसंबर के बाद चुनावी मोड से बाहर निकलकर इन 4 राज्यों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि इन 4 राज्यों में यदि विपक्ष को सफलता ढंग से नहीं मिली तो फिर मौजूदा दौर में जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उस इंडिया गठबंधन को बनाने का औचित्य कोई खास नहीं रह जाएगा। आखिर इन्हीं 4 राज्यों में तो असली चुनावी लड़ाई लड़ी जानी है। चुनावी लड़ाई बिहार में नहीं लड़ी जानी है। वहां का चुनाव लगभग विपक्ष के पक्ष में एक तरफा होता जा रहा है। चुनावी लड़ाई महाराष्ट्र में नहीं लड़ी जानी है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां भी बिहार की तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिख रही हैं। चुनावी लड़ाई कर्नाटक, बंगाल में भी नहीं लड़ी जानी है। बहुत मुश्किल लड़ाई नहीं लड़ी जानी है, क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी को नाकू चने चबाने हैं। दिल्ली और हिमाचल में भी नहीं लड़ी जानी है। चुनावी लड़ाई दरअसल इस देश में जहां लड़ी जानी है, जहां भारतीय जनता पार्टी को नीचे गिराने का स्कोप है, वो यही 4 राज्य हैं। और इन 4 राज्यों में मिली 123 सीटों को यदि भारतीय जनता पार्टी के खाते से निकाल दें तो प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 180 लोकसभा सीटों पर दिखाई देती है। जी हां, 303 में 123 का आंकड़ा यदि बाहर निकाल दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी पीछे दिखती है, क्योंकि जिन राज्यों में पिछली बार इन 4 राज्यों के बाहर के जिन राज्यों में 180 सीटें मिली थी उन इलाकों में अब भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें आती भी मुश्किल हो रही है। उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं उन 4 राज्यों की। तो चलिए शुरू करते हैं उन 4 राज्यों के बारे में। उन 4 राज्यों में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, सेफोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि विधानसभा में सरकार किसी की बन जाए, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जो 65 में 62 सीटें इन 3 राज्यों में मिली थी उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। ये एक धारणा सी बनी हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता रहे ना रहे वो यहाँ पर चुनावी सफलता लोकसभा चुनाव में हासिल कर सकती है। खैर, एक एक कर चलते हैं इन तीनों राज्यों पर और फिर चौथे राज्य पर भी चलेंगे। पहला राज्य छत्तीसगढ़। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना 3 बार रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद राज्य की 11 में से 9 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। इस बार बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल के राज्य में यदि जाति जनगणना, यदि ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सारे मुद्दे विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रह गए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकसभा का नतीजा भी जा सकता है। फाइनली क्या होगा कहना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी भी है तो बहुत बड़ी ओबीसी आबादी भी है। आरक्षण बढ़ाने का मामला भी राज्यपाल के हाथों कई बार लटकता रहा है। तो इन सब के बीच भूपेश बघेल की एक छत्रप के तौर पर भारतीय राजनीति में उपस्थिति, वो भी इस बार एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। लेकिन इन फैक्टर्स के बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी लगाम लगा पाएगी? ध्यान रखिए, यहाँ इंडिया गठबंधन का कोई सहयोगी दल कांग्रेस की मदद करने नहीं आएगा,
चुनाव प्रचार से ज़्यादा किसी सहयोगी दल की भूमिका नहीं होगी। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बाजी पलटने की जिम्मेदारी पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की है। अब चलते हैं उस राज्य में जिससे टूटकर छत्तीसगढ़ बना। जी हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, मोटे तौर पर कहें तो 20 साल से भाजपा काबिज है। 15 महीने के एक छोटे से कार्यकाल को छोड़ दे जिसमें कांग्रेस पार्टी को जनाधार के साथ मैंडेट तो मिला था, लेकिन वो इतना कमजोर मैंडेट था कि ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश बन गई। कांग्रेस के महाराज भाजपा के महाराज बन गए और सत्ता पलट गई। 29 में 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है। 28 लोकसभा सीटें जब बीजेपी के पास है तो एक लोकसभा सीट जो कांग्रेस के पास है वो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मध्य प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ के बेटे की छिंदवाड़ा सीट है। तो क्या ये एक 11 में बदलेगा, एक 21 में बदलेगा? क्या इस राज्य का चुनावी नतीजा जो 1996 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक यानी 7 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मोटे तौर पर झुकता रहा है, और 2004, 2014 और 2019 की बात करें तो एक तरफा भाजपा के पक्ष में झुकता रहा है। कांग्रेस पार्टी को बड़ी निराशा की स्थिति से लोकसभा में इन राज्यों में गुजरना पड़ रहा है। तो क्या इस राज्य में भी सत्ता बदलने के साथ निजाम बदलेगा? लोकसभा चुनाव की परिपाटी बदलेगी? राज्य में किसी को वोट दो लेकिन लोकसभा में भाजपा को देना है, इस मानसिकता से कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल होने के बाद मध्य प्रदेश में अपने हिसाब से जनता के मिजाज को परिवर्तित कर पाएगी? कई सारे फैक्टर हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम एक फैक्टर है तो किसान भी एक फैक्टर है, जाति जनगणना एक फैक्टर है तो ओबीसी की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मामला भी एक फैक्टर है, आदिवासी चेतना भी एक फैक्टर है तो दलित के ऊपर, आदिवासी के ऊपर पेशाब किए जाने की घटना भी एक फैक्टर है। और इन सारे फैक्टर को लोकसभा चुनाव तो कांग्रेस पार्टी ने बनाए रखा उसके मोमेंटम को, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि बनाने लायक नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर दिया जाएगा या मुख्यमंत्री दिल्ली से तय करेगी किसी 70 पार के व्यक्ति को। इसी पर पूरी रणनीति दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक से आगे बढ़कर कहां पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के साथ एक और बड़ी चीज है, आरएसएस की सबसे बड़ी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश को कहते हैं, सबसे बड़ी लेबोरेटरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। इसलिए क्योंकि इस राज्य में रजवाड़ों का भी प्रभाव रहा, इसलिए क्योंकि यहाँ ओबीसी चेतना, ओबीसी की बड़ी जनसंख्या के बावजूद, पिछड़े वर्ग की बड़ी जनसंख्या के बावजूद मंडल आइडेंटिटी के साथ उस तरह से नहीं जोड़ पाई क्योंकि आरएसएस ने उनको अपने चुनावी हिंदुत्व के खांचे में बड़ी अच्छी तरह से फिट कर रखा है, ऐसा माना जाता है। और तीसरी बात कि अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या मध्य प्रदेश में थोड़ी कम होती है, लेकिन अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या तो कई राज्यों में कम है। मसलन आंध्र प्रदेश, वहां बीजेपी क्यों नहीं है? हिमाचल प्रदेश, वहां बीजेपी क्यों हारती है? मध्य प्रदेश में दरअसल कांग्रेस पार्टी ने राज्य के मिजाज को समझते हुए लोकसभा चुनाव के हिसाब से अपनी नीतियों के निर्धारण में, अपने घोषणा पत्र के निर्धारण में, अपने कार्यकर्ताओं को पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ झोंकने में अब तक असफल दिखाई दे रही है पिछले 7 लोकसभा चुनाव से, जिसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें बढ़ती जा रही है। जरा इसके पड़ोसी राज्य में भी चलते हैं, वहां भी विधानसभा चुनाव हो रहा है। सत्ता किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से 25 की 25 लोकसभा सीटें, चाहे सत्ता में कोई भी बैठा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाती दिख रही है। वसुंधरा राजे की सरकार थी तब भी 25 की 25 सीटें भाजपा ने जीती 2014 में, और 2019 में जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब भी 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। खुद अशोक गहलोत अपने बेटे को भी, वैभव गहलोत को भी चुनाव नहीं जिता पाए। 25 सीटों में 24 भाजपा की और एक उसके उस वक्त के सहयोगी हनुमान बेनीवाल की सीट थी। क्या इस बार भी 25-0 का आंकड़ा दोहराया जाएगा? सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में राज्य में खाता कैसे खोले, कांग्रेस पार्टी 10, 12 या 15 लोकसभा सीटें जीते कैसे, ये सवाल तो दूर, फिलहाल सवाल यही है
कि भारतीय जनता पार्टी, और जिस मोदी मैजिक की बात होती है, वो अग्निवीर जैसे मुद्दे पर, दूसरे बड़े मुद्दे पर आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे जनमत को तैयार करेगी, कैसे उस जनमत को तैयार करने की प्रक्रिया में आम लोगों के सेंटिमेंट को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रो कांग्रेस सेंटिमेंट में बदलने की कवायद करेगी। ये सवाल लोकसभा चुनाव के बाद के जो 3-4 महीने होंगे, विधानसभा चुनाव के बाद के जो 3-4 महीने होंगे, उसमें ये सवाल कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण सवाल के तौर पर उभरेगा कि क्या वो उसी तरह के 3-4 महीने होंगे जिस तरह के 3-4 महीने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच वाले 2018-19 के दौर में थे। और क्या नेतृत्व वही होगा? क्या पायलट और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के विवाद के बीच से क्या रास्ता निकालने की जो कवायद होगी, क्या वो कवायद जाट नेतृत्व तक जाएगी मुख्यमंत्री के मामले में, या कोई अशोक गहलोत को ही बरकरार रखा जाएगा, या कांग्रेस पार्टी के पास जो एक मजबूत क्षमता राजस्थान के गांव-गांव में है उसका इस्तेमाल करने की दिशा में, कैंडिडेट के सिलेक्शन की दिशा में लोकसभा चुनाव में कोई ज़्यादा व्यावहारिक नज़रिया अपनाया जाएगा? इन सवालों के आश्रय ही बाकी वो सारी चीज़ें तय होंगी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि राजस्थान को जिसने जीत लिया, दिल्ली की सत्ता में उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। 2004 के अपवाद को छोड़ दे तो 4 में भारतीय जनता पार्टी का फील गुड और इंडिया शाइनिंग राजस्थान में अच्छे से दिखा था, लेकिन पूरे देश में नहीं दिखा था। अब चलते हैं चौथे और सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में। 71 सीटें 2014 में बीजेपी की और 2 अलायंस पार्टनर के, यानी भाजपा प्लस की 73 सीटें 14 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए। 2019 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए 62 सीटें भाजपा की, 2 सीटें सहयोगियों की। तो इन 64 सीटों यानी 73 और 64 का जो आंकड़ा भाजपा के पक्ष में है, इन आंकड़े को बदलने की दिशा में इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश में क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिफ्ट की खबरें मध्य प्रदेश से आ रही हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के बीच जो चुनावी लड़ाई छिड़ी है उसमें समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका निभाने पहुंची है, और उस भूमिका के पीछे क्या कांग्रेसियों का अहंकार जिम्मेदार है? क्या समाजवादी पार्टी की जिद जिम्मेदार है? कौन सा कारण है? यदि ये 3 दिसंबर तक ही सीमित रह जाए तो बेहतर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दरअसल एक जिस ग्रैंड अलायंस की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि यहां मोदी और योगी की संयुक्त ताकत लगी हुई है। मोदी और योगी की ऐसी संयुक्त ताकत जिसमें ब्रांड हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन और आरएसएस सबसे कमजोर विकेट पर, इन चारों राज्यों की बात यदि करें तो इन चारों राज्यों में सबसे कमजोर विकेट पर आरएसएस कहीं है तो उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्तर प्रदेश की सत्ता यदि नहीं मिली, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें नहीं मिली, तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी तो छोड़िए, किसी दूसरे कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के साथ भी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। उत्तर प्रदेश इतना महत्व रखता है बीजेपी के लिए, क्यों रखता है? एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ जातीय जनगणना, तीसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम, तो चौथी तरफ जाति का फैक्टर बिहार से करीब है, बिहार का बॉर्डर लगता है, दूसरी तरफ हरियाणा का बॉर्डर लगता है। महिला पहलवानों के मुद्दे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों की चेतना भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वखाप पंचायत की चेतना भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर इलेक्शन ड्यूटी निभाने वाले सभी सरकारी कर्मचारी, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रहने वाले सभी सरकारी कर्मचारी और उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यदि हमारी मर्जी की सत्ता दिल्ली में आई, उसी दिन अग्निवीर स्कीम को समाप्त कर दिया जाएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कह चुके हैं कि जिस दिन उनकी मर्जी की सरकार दिल्ली में आई, जितने भी अग्निवीर बहाल हो रहे हैं या बहाल किए जा रहे हैं, सबको 4 साल के बाद निकाला नहीं जाएगा, बल्कि सत्ता में आते ही सभी अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाएगा, उन्हें अस्थायी सैनिक का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से सरकारी भर्तियों की कमी, स्टूडेंट्स का मुद्दा और महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो है ही, उत्तर प्रदेश में ज्यादा मुखर रूप से सामने आता है। किसानों का मुद्दा लखीमपुर खीरी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, जहां किसान अपनी सामुदायिक, जातीय और धार्मिक चेतना से ऊपर उठकर एक किसान वोट बैंक का भी निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं,
वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ी सफलता 2014 और 19 में मिली, उस सफलता पर भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में बर्फ पड़ सकती है यदि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। और यदि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई तो यकीन मानिए कैंडिडेट का सिलेक्शन और मायावती अखिलेश यादव की संयुक्त भूमिका, नीतीश कुमार और राहुल गांधी का चेहरा, मल्लिकार्जुन खड़गे की पर्दे के पीछे निभाई गई एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये सारी चीजें एक साथ मिलकर मोदी योगी फैक्टर को बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश में मात दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए ठंडे दिमाग से सोचने वाला नेतृत्व और कोऑर्डिनेशन के लेवल पे, कोऑर्डिनेशन सिर्फ नेताओं के बीच में नहीं, समन्वय सिर्फ नेताओं के बीच में नहीं, नेताओं के बीच तो समन्वय 2019 में भी हुआ था, बुआ बबुआ अलायंस, सपा बसपा अलायंस। ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं के बीच, इंडिया गठबंधन के पार्टनर के बीच उत्तर प्रदेश में यदि समन्वय बन गया, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी इसका हिस्सा बन गई, तो फिर कोई ताकत नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता सके। तो ये चार राज्य यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए, 123 सीटों वाले 145 सीटें इन राज्यों में है और 123 सीटें जो बीजेपी के पास है, ये 123 सीटों में यदि बीजेपी 40 या 42 के अंदर रुक जाती है और 100 के करीब सीटें या 80 के करीब सीटें इंडिया गठबंधन इन चारों राज्यों से लेकर आ गया, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 100 पे रुकेगी, 125 पे रुकेगी, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। यही वो चार राज्य हैं जो ये तय करेंगे कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होगी या नहीं होगी। नरेंद्र मोदी के अलावा किसी दूसरे भाजपा नेता को कंप्रोमाइज कैंडिडेट पर लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। क्योंकि याद रखिए, भारतीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है, हिंदुस्तान के समाज के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि जिस प्रकार से जाति जनगणना, आर्थिक गणना और ओबीसी विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, यहाँ तक कि अब जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों का भी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का भी ओबीसी विमर्श के साथ जो सामंजस्य बनता दिख रहा है, खासकर बिहार की आर्थिक गणना के बाद, उसने भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे चुनावी हिंदुत्व को, उस पूरे हिंदुत्व की राजनीति को गडमगड कर दिया है, जो कहीं ना कहीं एक खास अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर आधारित थी। अब आर्थिक बुनियाद सबसे बड़ी बुनियाद बनती जा रही है, और उस बुनियाद को, यदि इस बुनियाद को बनाने के दौर में सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसलती है तो झोला उठना तय है। और झोला 5 साल के लिए नहीं उठेगा, बल्कि झोला 20 से 25 साल के लिए उठ सकता है। विमर्श का स्तर जब बदलता है तो विमर्श के उस बदलते स्तर के दौर में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि जब प्रचंड हिंदुत्व के दौर में 40% हिंदुओं को जमा करने में भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़े, तो फिर जाति गणना, आर्थिक गणना जैसे मुद्दों के सर उठाने के दौर में, सामुदायिक चेतना के पीक पर पहुंचने के दौर में, सामुदायिक चेतना के साथ अपनी आर्थिक हैसियत को क्लब कर कर देखने की मानसिकता के विकास के दौर में यदि सत्ता फिसल जाती है तो 20 से 25 सालों तक फिर झोला दोबारा वापस नहीं आएगा। और इस ऐतिहासिक मोड़ पर इन 4 राज्यों को विपक्षी इंडिया गठबंधन किस प्रकार देखता है, नीतीश कुमार किस प्रकार देखते हैं, राहुल गांधी किस प्रकार देखते हैं, ये आने वाले वक्त में तय होगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि अखिलेश यादव और मायावती किस प्रकार देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।